नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राकेश अचल जी वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और जी जी। और गुजारिश हमारे पब्लिक से, हमारे मीडिया से, हमारे सिटीजन से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है और हमारा काम है आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना। इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक होगा। मेंबरशिप भी हमने खोल दी है, मेंबरशिप बनकर आप हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। राकेश अचल जी, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि ट्रम्प साहब अब आईटी सर्विसेज पे भी टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं या जो काम H1B वीजा पे गए हैं, जहां से बहुत सारा रिपैट्रिएशन, करीब $37 बिलियन का रिपैट्रिएशन तो खाली यूएस से वर्किंग सैलरीड एम्प्लॉय से होता है, उस पर इफेक्ट आ जाएगा। और टेक वर्कर्स अब जाएंगे कहाँ, क्योंकि भारत में तो निवेश हो नहीं रहा है। ये जो क्रैकडाउन हो रहा है वीजा प्रोग्राम से, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, और यूएस अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और अभी तक जो हमारा 87% मार्केट है उसको हम ठीक से टैप नहीं कर पाए हैं। दोनों मसलों पर, यूएस आईटीएस सर्विसेज का जो अब टैक्स लगने वाला है वो, और दूसरा भारत की विदेश नीति अब किस मुहाने पर खड़ी है, राकेश अचल जी? धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो अमेरिका के व्यवहार की है। अमेरिका के जो टैरिफ वार शुरू हुआ, उसको लेकर के भारत की विदेश नीति ने बड़ा गच्चा खाया। भारत की सरकार ने सोचा कि अमेरिका के इस टैरिफ वार से बचने के लिए अगर वो रूस से, चीन से और एससीओ के और तमाम देशों से मिलके अमेरिका को डरा लेगा, धमका लेगा, तो वैसा नहीं होगा। अमेरिका लगातार अपने टैरिफ की नई नई श्रेणियां घोषित करता जा रहा है। पहले उसने जितना किया, 25% टैरिफ तमाम सारे उद्योग, कपड़ा पे, हीरा, पन्ना व्यापार पे और अलग अलग क्षेत्रों में लगाए। उसके बाद उसने फार्मास्यूटिकल्स पे लगा दिया। अब स्थिति है कि इस पे आईटी क्षेत्र में भी उसने वो कहा है कि हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं, लगा दिया एक तरह से। तो ऐसे में अमेरिका को रोक पाना अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसने पहले ही जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी, जो संवाद का रास्ता बनाए रखना चाहिए था, वो अपने आप बंद कर दिया। जितने मौके अमेरिका ने बातचीत के दिए, उस पर भारत की सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया और वो लगातार इधर उधर हाथ बढ़ाती रही ताकत खोजने के लिए। अब मुश्किल ये हो गया है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब जिस ढंग से आपने अभी आंकड़े बताए, उससे तो पूरे जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं उनमें भगदड़ मचने वाली है। और वहां से जो राजस्व आपको डॉलर के रूप में मिलता था, जो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए, आयात निर्यात के लिए जरूरत होती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा, उसकी आपूर्ति वहां के हमारे भारतीय मेहनत करके, मजदूरी करके वहां से भेज रहे थे, उस पर भी अब आपने संकट खड़ा कर दिया है। और बातचीत करने के लिए आप तैयार नहीं। और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, असल मुद्दों पर लोग बात न करें, लोग सड़क पर न आए, इसके लिए आप बीच बीच में शूफे देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मैं विदेश नीति पर तो बाद में आऊंगा, हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। अभी जो रातों रात जीएसटी में छूट का एक अचानक ऐलान कर दिया है, ये जुमला है एक तरह से। जैसे शुरू में तमाम सारे जुमले हम पिछले 2014 से देख रहे हैं। इस समय जीएसटी में छूट का मुद्दा उतना प्रबल नहीं था जितना मुद्दा था कि हम अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को कैसे हैंडल करें। हमारा मशवरा भुखमरी के कगार पे आ गया। हमारा कपड़ा उद्योग में लगा जो भारतीय है वो कगार पर भुखमरी के पे आ गया। पूरा गुजरात, जो इनका खुद का प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, जहाँ से जो डायमंड्स कारोबार बहुत होता था, छिलाई का, घिसाई का, चमकाई का, लाखों मजदूर उसमें लगे थे, उनकी दिवाली काली हो गई। और आप इधर नारा दे रहे हैं कि हमने जीएसटी में 4 स्लैब तो हटा करके 2 स्लैब कर दिए हैं, तो बहुत बड़ा एक तरह से गिफ्ट दे दिया है जनता को, और जनता मजे करेगी। अरे, जनता मजे तब करेगी जब उसकी जेब में पैसा होगा। आपने जिन जिन क्षेत्रों को इस स्लैब से हटाया है या स्लैब से कम किया, उनमें एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका कि सीधा फायदा जनता ले ले। आपने बीमा क्षेत्र को शून्य कर दिया, उसका फायदा बीमा कंपनियों को मिलने वाला है, लेकिन बीमा कराने वाला आदमी तो उसके जेब में तो पैसे ही नहीं है। जिसको दिवाली पे तनख्वाह ही नहीं मिलनी है, जिसकी मछली जा ही नहीं रही है बाहर, जिसका हीरा उद्योग ठप हो गया, उसके मालिकों ने कह दिया कि अपने घर जाओ, ये 1 महीने की पगार पकड़ो, दिवाली से हमसे कोई बात नहीं करना। तो ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार की जो नीति है वो बहुत भ्रामक है।
तो ये जो घरेलू मोर्चा है उस पर भी मुंह की खा रहे हैं लगातार। और विदेशी नीति में तो मेरे ख्याल से एक भी ऐसा हम उदाहरण नहीं दे सकते जिसको हम भारत की सक्सेस बता पाए। हम ना देखिए ईरान और इसराइल के युद्ध में कोई भूमिका निभा पाए, हम ना रूस और यूक्रेन के युद्ध में कोई भूमिका निभा पाए, और हम जहां गए वहां हमने अपना कंधा और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। एससीओ की बैठक में आप गए और बहुत बढ़िया रेड कारपेट वेलकम स्वीकार करके उसको तमाम सारी रियायतें देने की आपने बात कर ली, और इधर घर में आप नारा लगा रहे हैं स्वदेशी अपनाओ। तो ये जो दोगली नीति है, जो आपकी दो तरफा लोगों को भ्रमित करने की नीति है, ये बहुत घातक है भारत की राजनीति में। पिछले 80 साल की राजनीति, 79 साल हो गए अपने को आजाद हुए, ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला था कि सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। तो ऐसे में भारत की जो मान प्रतिष्ठा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो पिछली सरकारों ने, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें रही हो, कांग्रेस की रही हो, विपक्ष के साझा दलों की सरकार हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली, उसने जितना कमाया था उतना हमारी आज की सरकार ने, आज के प्रधानमंत्री ने सब मिट्टी में मिला दिया। और अब कोशिश ये हो रही है कि लोगों की आंखों में धूल झोंक करके बाकी का भी समय निकाल दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब सरकार इसमें बहुत कामयाब होगी। और जीएसटी का जो झुंझुना है, ये तो बिल्कुल ही काम आने वाला नहीं। ये जो छूट दी है, इसका जब विश्लेषण हमारे भारत के लोग करेंगे तो उनके समझ में आ जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं मिला है। जो भी छूट छाट दी गई है वो सब उन्हीं लोगों के लिए दी गई है जिनके हित के लिए जीएसटी बनाई गई थी। जी। मैं आपके पास दूसरा सवाल लेकर आता हूं। डायमंड का ट्रेड पिछले 6 महीने में 90% से डाउन गया है, $589 मिलियन से सीधे $58 मिलियन पर, क्योंकि 50% ट्रेड टैरिफ लग गया है। ऐसा ही कुछ आपका क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, श्रिम्प एक्सपोर्ट, इस पे तमाम हम लोग प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। भारत के पास कोई नीति नहीं है इसको काउंटर करने की। फॉरेन कंपनीज ने 2 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है Q1 में वो ड्रॉप कर दिया है। अब आप देखिए टैरिफ वोस के चलते अगर निवेश नहीं आएगा, और इनफॉर्मल सेक्टर में तो वैसे ही एमएसएमईज जो हैं वो मुहाने पे हैं। आपको पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया कि 2 करोड़ मध्यम यूनिट्स और 6 करोड़ स्मॉल यूनिट्स के टोटली क्लोजर होने पे कागार पर है। और भारत ने जीएसटी की व्यवस्था ला के ये कहा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बढ़ेगा, और जब ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एफडीआई आ नहीं रही है, तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर वैसे ही उसको ना क्रेडिट मिलता है, ना उसके पास माल बेचने के लिए कोई साधन है। तो कुल मिलाकर टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी, वो एक तरीके से गिरती जा रही है। 15% से 13% आ गई है, 4% ऑफ जीवीए पर। तो इसको किक स्टार्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या सरकार कुछ और सोच रही है और कर कुछ और रही है, दोनों बातों पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा सिंह साहब, ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। पुरानी कहानी हमने सुनी हुई है, नीरो वाली के रोम जलता है और नीरो बंसी बजा रहा है। ये स्थिति हमारे भारत में बन चुकी है। आपने अभी डायमंड इंडस्ट्री की बात की कि 90% बंद हो गई, तो 90% क्या, तो 100% बंद हो गई। आप ये $500 मिलियन लेके कहाँ से आएंगे? आपकी जेब में तो कुछ है ही नहीं। आपका शेयर बाजार बुरी तरह से चरमराया हुआ पड़ा है। विदेशी निवेशक, आपने आंकड़ा भी अखबार में छपा दिखाया कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा निकाल के पहले क्वार्टर में भाग चुका है। यहाँ इंडस्ट्री उसको लगानी नहीं है, वहां यहाँ उसको काम करना नहीं है, क्योंकि आपने जो वातावरण होता है उद्योग के लिए, निर्माण के लिए, व्यापार के लिए, वो पूरी तरह से ठप कर दिया है। आपने पिछले 11 साल में जिस तरह से देश में सांप्रदायिकीकरण किया, जिस तरह से आपने जो देश की इंद्रधनुषी छवि थी उसको बिगाड़ के एक रंग में डुबोने की कोशिश की, उसका खामियाजा देश की जनता आज भुगत रही है। और मजे की बात यह है कि इतना सब होते हुए भी हमारा रुपया कहां से कहां पहुंच गया। अभी 88 रुपए 30 पैसे पे बंद हुआ अभी 3 तारीख को। किसी को उसकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, किसी को हिंदुस्तान के जो छोटे लघु उद्योग में उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, और केवल ढपली बजाए जा रहे हैं कि हमने देखिए जीएसटी में कम करके लोगों को बड़ी राहत दे दी, नवरात्रि से पहले वो खूब दिवाली मनाए। खुद प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आप देखिए, जीएसटी में बदलाव के इन फैसलों से आम जनता, किसानों, एसएमई, एमएसएमई, मध्यम वर्ग और महिलाओं युवाओं को लाभ मिलेगा।
अरे भैया वो तो सब खाली हाथ हो गए, उन्हें लाभ मिलेगा कहाँ से? डायमंड इंडस्ट्रीज में कम से कम नहीं है तो 10 लाख मजदूर काम करते हैं, छोटे बड़े इधर उधर के मिला करके। जो हमारा जो नीला सोना है जिसको हम समुद्र का संपत्ति कहते हैं, उसमें पूरे दक्षिण भारत का आधी से ज्यादा आबादी उस उत्पाद में लगी थी। वो ना निकल रहा है, ना बेचा जा रहा है, ना बाहर जा रहा है। वो लोग आखिर आपकी जीएसटी छूट का लाभ लेंगे कहाँ से? उनकी जेब में तो पैसे ही नहीं है। आपका रुपया आपने इतना महंगा पहुंचा दिया कि कोई अपने बच्चों को अगर पढ़ाना भी चाहे विदेश में तो उसको तो 2 गुनी ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2015 में जब मैं पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गया तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 55 थी। और अब मैं 2 साल से सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहा है, सोचता हूँ कि कुछ कम होगा, कुछ कम होगा। वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 88 रुपए 33 पैसे पे पहुंच गया। यानी अब हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी वाली बात है। आपके जेब में पैसा नहीं है और आप ये छूट का नाटक दे रहे हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक छुपाव है जनता से, जो सीधा संवाद है, वो करना इस सरकार ने बंद कर दिया। एक परंपरा थी पहले कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, नेहरू से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, जब भी कोई प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटता था तो एक परंपरा थी कि वो राष्ट्रपति से प्रोटोकॉल के तहत मिलता था और बताता था कि भाई हम ये करके हैं। उसके बाद एक पत्रकारों की बातचीत होती थी, चाहे वो हवाई जहाज में हो जाए चाहे वैसे हो जाए फॉर्मल, तो बताया जाता था कि हम यहाँ गए थे और ये हासिल किया, ये हमने गंवाया। एससीओ की इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें 24 देश शामिल हुए थे, सदस्य भी नहीं उसके तो 7-8 ही सदस्य थे। उस बैठक में आप 2-3 दिन रहे और वहां से लौट के आए, आपने देश से बात ही नहीं, आपने देश की जनता से बात नहीं की, आपने देश की प्रेस से बात नहीं की, और आप सीधे देश से बात क्या कर रहे हैं? हमारी माँ को गाली दी। अरे भाई, तुम्हारी माँ को गाली किसी ने अगर दी है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एससीओ की बैठक में क्या करके आए हैं? अमेरिका का टैरिफ बार का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए आप क्या करके आए, ये तो बताओ देश को। इस मुद्दे पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। और अभी अखबारी आंकड़े रोज आ रहे हैं, ये अलग है। हकीकत ये है कि जमीन पर त्राही त्राही कर रही है जनता। चाहे कोई भी प्रदेश आप देख लीजिए, आदमी की खरीदने की क्षमता कम हो गई, रोजगार नहीं है तो उसकी आमदनी कम हो गई और उसका जीवन स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि जीएसटी आपने कम कर दी। आपने कह दिया हमने 48,000 करोड़ का घाटा सहने के लिए तैयार है। लेकिन आपने उन राज्यों की सुनी जिन राज्यों ने बैठक में कहा कि इसकी 5 साल तक भरपाई केंद्र सरकार करे? बात ही नहीं सुनी उनकी। और बस उनसे हाथ उठवा लिया कि भाई हमने ये 4 के 2 स्लैब कर दिए, आप तैयार हो जाओ। तो इस तरह से ठगी हो रही है और दूरदृष्टि का विदेश नीति में भी घोर अभाव है, घरेलू नीतियों में भी बहुत घोर अभाव है। और जब से इस सरकार ने नेहरू युग को धता बताया है, पंचवर्षीय योजनाओं का तो अब कोई नाम ही नहीं लेता जब से खुला बाजारवाद हो गया। आपके पास अगले साल की प्लानिंग नहीं है, 5 साल की तो आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे में अमेरिका इस समय जो दादागिरी दिखा रहा है वो एक बहुत स्वाभाविक है। देखिए, पूरे एशिया महाद्वीप में शक्ति संतुलन की ये लड़ाई है। चीन चाहता है कि पूरा नेतृत्व उसके हाथ में आ जाए। अमेरिका तो शुरू से उसकी दादागिरी बरकरार थी, वो छोड़ना नहीं चाहता अपने एकाधिकार को। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती थी अगर हम पुरानी विदेश नीति पर काम करते। नॉन अलाइन मूवमेंट का अगर हम सिद्धांत अपनाते तो हमारी इज्जत भी बनी रहती, हमारी बात भी सुनी जाती और हमारे ऊपर इस तरह से हमले भी ना होते। लेकिन अब हम किसी भी तरह से न तो अमेरिका को आंख दिखाने की स्थिति में है, न हम देश की जनता का भला करने की स्थिति में है। हम पिट्ठू बन के रह गए हैं, कभी रूस के पीछे भाग रहे हैं, कभी चीन के पीछे भाग रहे हैं। हम भागते ही जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी अंधेरी सुरंग में आपने भारत को लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो आंकड़े रोज आ रहे हैं कि आज ये उद्योग बंद, कल वो उद्योग बंद, इतना पैसा बाहर से निकल गया बाजार से, तो बहुत निराशा पैदा कर रहा है। और मुझे लगता है इससे देश के हालात जो है वो सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और बिहार से जो आंदोलन शुरू हुआ है सरकार के खिलाफ, ये बहुत प्रचंड रूप ले सकता है। जी। एक आखिरी सवाल आपके साथ। मुरली मनोहर जोशी ने अमर्त्य सेन को कोट किया बीजेपी की आरएसएस की कारकारनी मीटिंग में। उन्होंने कहा कि इट इज द इकोनॉमिक सक्सेस इज जस्ट बाय एडवांसिंग इनकम, द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ वेल बीइंग इज मिस्ड। वो वेल्थ इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे, वेल्दियस्ट 10%, 65%
प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हाउस होल्ड वेल्थ ओन करते हैं। पर कैपिटा जीडीपी हमारी 2878 है, जबकि जापान की 33,955 है, जहां मोदी जी गए थे। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशंस लीडिंग टू डी ग्रोथ, उनका कहना है। ड्रग मेनेस और इकोलॉजिकल डिजास्टर थ्रू वाइडनिंग ऑफ रोड्स पर भी उन्होंने बात की। तो आरएसएस में भी एक चिंतन शुरू हो चुका है इस बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि एक रिपोर्ट बताई कि 15.8 मिलियन पीपल आर एडिक्टेड टू नार्कोटिक्स एंड अल्कोहल अब्यूज, and 43.5% population involved in agriculture, where industrial sector is 25%, service sector is only 31.5%. तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सिंह साहब, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बहुत सम्मान करता हूँ। वो भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक भले ही रहे हैं, लेकिन उनका जो चिंतन स्तर है आज की सरकार में बैठे लोगों से बिल्कुल अलग है। वो ठीक है, वो शाखामृग हैं, वो संघ के पैदाइश हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको अर्थशास्त्र आता है। वो इस देश के मानव संसाधन मंत्री रहे हैं और उनके पास एक दृष्टि थी। लेकिन मुश्किल ये हो गया है कि आजकल कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में जो मुद्दे गिनाए हैं, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की समझाइश पर गौर करेगा। क्योंकि डॉक्टर जोशी यथार्थ में बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी डिग्रियां संदिग्ध नहीं है, उनके पास एक लंबा अनुभव है। तो उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने अमृत सेन का अगर जिक्र किया है तो ये उनकी दरिया दिली है। आरएसएस में और कोई दूसरा नेता अमृत सेन का नाम लेके दिखा दे, कोई रघुरामन का नाम लेके दिखा दे, हिम्मत ही नहीं है। तो ये केवल ये है कि क्या कहते हैं ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह उनकी आवाज दब के रह जाएगी। हालांकि डॉक्टर मुरली मनोहर जैसे जोशी जैसे बहुत से लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था और उनके सुझाव इस सरकार के बहुत काम आ सकते थे। इस सरकार को, इस देश को संकट से जूझने में मदद कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना डॉक्टर जोशी को पूछा जा रहा है, ना डॉक्टर जोशी की पीढ़ी के दूसरे नेताओं को पूछा जा रहा है। तो इस समय सब अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला जो सिद्धांत है, वो अमल में लाया जा रहा है और उससे देश लगातार गर्त में जा रहा है। देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, वो लगातार हो रही है। देश के जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, गांधीवाद था, समरसता थी, वो सब दांव पर लग गई है। और सिर्फ चिंता अपनी कुर्सी की है। और सारा देश, सारे देश के सत्तारूढ़ दल जो है, वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्हें ना डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के सुझाव से मतलब है और ना जो वस्तु स्थिति है उससे कोई मतलब है। जी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए राकेश अचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।